सो गाइस वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो से हम अपनी एक नई सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं जहां पर हम जेंगो को शुरुआत से लेकर आखिरी तक सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। उससे पहले बात करते हैं कि जेंगो क्या है। तो जेंगो पाइथन का ही एक फ्रेमवर्क है। इसे आप एक तरह की लाइब्रेरी भी समझ सकते हो। अब लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस है आपको नीचे कमेंट करके मुझे बताना है। तो जेंगो एक तरह का फ्रेमवर्क है जो कि हमें वेब डेवलपमेंट में हमारी हेल्प करता है। वैसे आप चाहो तो फ्लास्क की हेल्प से भी आप अच्छी-अच्छी बहुत सारी वेबसाइट्स बना सकते हो। लेकिन हाँ, फ्लास्क में इतनी ज़्यादा कस्टमाइज़ेशंस और भी बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, जो कि हमें जेंगो में देखने को मिलती है। यहाँ पर हम बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर करते हैं। अब जेंगो की बहुत सारी तारीफ हो चुकी है, तो अब जेंगो को स्टार्ट भी कर देते हैं। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लूँगा जिसमें कि हम अपना सारा जेंगो का काम करेंगे। लेटेस्ट से यहाँ पर मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया है जिसका कि नाम मैं रख देता हूँ लेटेस्ट से डी जेंगो। उसके बाद में मैं इस फ़ोल्डर को यहाँ पर रखूँगा और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा किस पर? वीएस कोड पर। तो ये फ़ोल्डर वीएस कोड के साथ ओपन हो जाएगा। एक बात और, मैं यहाँ पर ये मान के चल रहा हूँ कि आपको पाइथन अच्छे से आती है, तभी आप जेंगो पर आए हैं। और अगर आपको नहीं आती है तो आप मेरा पाइथन का वन शॉट देख सकते हो, जो कि मैंने कल परसों ही अपलोड किया है। और अगर फ्लास्क देखना है तो फ्लास्क की भी सीरीज़ पहले ही मैं अपलोड कर चुका हूँ। एक बात और, अगर कोई यहाँ पर फ्लास्क सीखने की बात आ रहा है ना, तो उसे जेंगो को समझने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि बहुत सारे ऑपरेशन वो वहाँ पर पढ़ के आया होगा। अब यहाँ पर पढ़ते हैं अपनी जेंगो की ओर। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले तो एक अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाएँगे जिसमें कि हम अपने जेंगो को इंस्टॉल करेंगे। तो अब वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है? तो वर्चुअल एनवायरनमेंट एक तरह से अलग पीसी हो जाता है हमारे सिस्टम में, जिसमें कि हम अपनी लाइब्रेरीज़ वगैरह को इंस्टॉल करते हैं। इसकी वजह से हमारे मेन सिस्टम में कोई भी लाइब्रेरी वगैरह इंस्टॉल नहीं होती है। इससे क्या होता है कि हमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। लेटेस्ट से हमारे सिस्टम पर लोड नहीं पड़ता है, इसलिए हम कभी भी लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं, तो हम वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हैं। और जेंगो के साथ तो एक बात ये आपको ध्यान ही रखना है कि आपको जब भी जेंगो का यूज़ करो, वर्चुअल एनवायरनमेंट का यूज़ आपको करना ही है। अदरवाइज़ आपका सारा काम नहीं हो पाएगा। काम तो हो जाएगा लेकिन सारा काम नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल जे प्रेस करूँगा, तो मेरा जो टर्मिनल है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर मैं कमांड लिखूँगा जिसकी हेल्प से मेरा जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो क्रिएट हो जाएगा। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं लिखूँगा पाइथन डैश एम वेन्व और यहाँ पर मैं लिख दूँगा अपने फ़ोल्डर का नाम, जिस भी फ़ोल्डर के नाम से मेरा जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो बनवाना चाहता हूँ। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं लिख दूँगा डॉट env। अब डॉट env एंटर क्यों किया? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो फ़ोल्डर है वो सबसे टॉप पर रहे। क्योंकि यहाँ पर जब मल्टीपल फ़ोल्डर्स बन जाएँगे ना, तो ये वर्चुअल एनवायरनमेंट उनमें घुसने के बाद में मुझे डिस्टर्ब करेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है सबसे ऊपर रहे, इसलिए मैंने यहाँ पर डॉट env लिखा है। आप चाहते हो तो किसी और नाम से भी इसका फ़ोल्डर बना सकते हो। तो अब यहाँ पर मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट बन चुका है। अब बारी आती है हमारे वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करने की, क्योंकि बिना अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट किए अगर मैं किसी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करूँगा, तो मेरे मेन सिस्टम में इंस्टॉल होगी, ना कि मेरे इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में। तो यहाँ पर हमें अपने टर्मिनल में इस env फ़ोल्डर में से, स्क्रिप्ट वाली फ़ोल्डर में से जो activate.ps1 नाम की फ़ाइल है, उसे एग्ज़ीक्यूट करवाना होता है, यानी कि उसका जस्ट पाथ लिखना होता है। अब इसका पाथ आप कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो, लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी है। आपको क्या करना है, आपके जस्ट टर्मिनल में आ जाना है और यहाँ पर आपको जस्ट आपका जो स्टार्टिंग कैरेक्टर है वो देना है और टैब प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर आपके टर्मिनल में ऑटो कंप्लीट हो जाता है। देख सकते हो यहाँ पर मैंने एस प्रेस किया और टैब प्रेस किया तो पूरा का पूरा स्क्रिप्ट लिखा गया। उसके बाद में ए प्रेस किया, टैब प्रेस किया, एक्टिवेट डॉट पीएस1 जैसे ही आया मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी के लिए यहाँ पर एरर मिल चुका है। अब जिन्होंने भी पहले कभी वर्चुअल एनवायरनमेंट का यूज़ नहीं किया है, उनके केस में इस टाइप का कुछ एरर देखने को मिल जाएगा कि आप इस टाइप से वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट नहीं कर सकते। और ध्यान रखना ये जो एरर है वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करते टाइम ही आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके सिंपली टर्मिनल को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपके टर्मिनल में आपको एक कमांड को टाइप करना है। देख सकते हो मैंने अपनी जो कमांड है उसे टाइप कर दिया है। मैं आपको इसे एक बार ज़ूम करके भी दिखा देता हूँ। ये जो कमांड है इसे आपको टाइप करने के बाद में जस्ट इंटर प्रेस कर देना है। तो क्या होगा, अभी के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आप इसके बाद में आपके वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट कर पाओगे। देख सकते हो मैंने इंटर प्रेस किया और जो मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट है एक्टिवेट अब हो चुका है। आप चाहते तो यहाँ पर भी टर्मिनल में आपका जो कमांड है उसे टाइप कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको इतना ज़ूम करके नहीं बता पाता, इसलिए मैंने आपको अलग से टर्मिनल ओपन करने के बाद में करके दिखाया। अब यहाँ पर देख सकते हो मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो चुका है और वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट होने के बाद में यहाँ पर मेरा जो फ़ोल्डर है उसका नाम मुझे स्टार्टिंग में देखने को मिल चुका है। अब यहाँ पर मैं अपनी लाइब्रेरीज़ वगैरह सबको इंस्टॉल कर सकता हूँ और वो इंस्टॉल होगी मेरे वर्चुअल एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर अपने जेंगो को इंस्टॉल करने के लिए मैं लिखूँगा पिप इंस्टॉल जेंगो और इसे एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर जेंगो मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक कि हम थोड़ी और बातें कर लेते हैं। यहाँ पर आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि है django नाम से ही।
अभी एक्सटेंशन क्या करता है, इस एक्सटेंशन की वजह से आपको बहुत सारे एमिट फीचर्स वगैरह मिलने लग जाते हैं और भी बहुत सारी हेल्प मिलती है आप जब भी आपके कोड को लिखते हो। अब यहाँ पर मेरा जो जेंगो है वो इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पर मुझे जस्ट अपडेट करने को बोल रहा है मेरे पिप को। मैंने यहाँ पर जो पिप की कमांड मुझे दे रहा था मेरा वीएस कोड, उसे ही कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पर मेरा जो पिप है वो अपग्रेड हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना, जब भी आप ऐप को अपग्रेड करते हो तो यहाँ पर पहले वो अनइंस्टॉल होता है पुराना वाला और नया वाला फिर इंस्टॉल हो जाता है। देख सकते हो इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पर मेरा सिस्टम बिल्कुल ही रेडी हो चुका है। अब जब भी हम अभी अपने जेंगो के प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग करते हैं अपने टर्मिनल से और टर्मिनल में ही हम क्या करते हैं, हम एक कमांड लिखते हैं जिसकी हेल्प से हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बन जाता है। तो अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर टर्मिनल में एक कमांड लिखनी होगी, लेटर से django डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। उसके बाद में मुझे अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना होता है, जिस भी नाम से मैं अपना प्रोजेक्ट बनवाना चाहता हूँ। लेटेस्ट यहाँ पर मैं मोह नाम का एक प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है मोह। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे मैंने इंटरप्रेस किया तो यहाँ पर एक मोह नाम का फोल्डर क्रिएट हो चुका है, जिसमें कि एक फोल्डर और एक फाइल है। अब फाइल कौन सी है, manage.py। उसी के साथ साथ यहाँ पर एक फोल्डर बन चुका है जिसमें कि फर्दर बहुत सारी फाइल्स हैं। अब इन सभी को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि सब क्या काम में आती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी manage.py फाइल की। तो यहीं से आपका प्रोजेक्ट रन होता है, इसी की हेल्प से हमारे एप्स बनते हैं और भी बहुत सारे काम इसी फाइल की बेस पर होते हैं। एक बात और, आपने एक बार जिस नाम से प्रोजेक्ट बना लिया उसे आपको बाद में कभी भी मॉडिफाई नहीं करना है। कि अगर मैं यहाँ पर अपने फोल्डर के नाम को अगर मॉडिफाई करूंगा तो यहाँ पर बहुत सारी फाइल्स होती है जिनमें कि एप्स का नाम पहले से यूज होता है, जिसे कि आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा और वन बाय वन करना तो ये बहुत मुश्किल होगा और कई केसेस में आपको ये एरर भी दे देगा। इसलिए कभी भी ऐसा मत करना कि आप आपके फ़ोल्डर का नाम बाद में चेंज कर दो। और जो आपका फ़ोल्डर का नाम है ना, ये कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं देगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कहीं पर शो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर हमारी जो दूसरी फाइल्स हैं, उन्हें हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर settings.py वाली फाइल में आ जाते हैं। यहाँ पर हम अपने पूरे प्रोजेक्ट की सेटिंग्स को कंट्रोल करते हैं कि यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट में क्या-क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या होगा तो कैसे होगा, वगैरह-वगैरह। यहाँ पर आप कितने भी ऐप्स वगैरह बनाओगे, उन्हें यहाँ पर ऐड करोगे। यहाँ पर आप टेम्पलेट्स को कहाँ से लोड करना है, किस टाइप से लोड करना है, वो सब डिफाइन करोगे। यहाँ पर आप आपके डाटाबेसेस की भी प्रॉपर्टीज को असाइन करते हो कि कौन सा डाटाबेस यूज करना है, किस टाइप से यूज करना है, कहाँ पर बनाना है, और भी बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर कस्टमाइज़ करते हो। यहाँ पर आप टाइम ज़ोन को भी कस्टमाइज़ कर सकते हो और भी बहुत सारी यहाँ पर आप सेटिंग्स कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं। जैसे-जैसे आप यहाँ पर काम करते जाओगे, वैसे-वैसे आप सीखते जाओगे। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट फाइल की तरफ, जो कि है urs.py। अब ये urs.py जैसा कि इसके नाम से लग रहा है, यहाँ पर हम यूआरएल्स को डिफाइन करते हैं। स्टेटस से आप जब भी इंस्टाग्राम को विजिट करते हो तो यहाँ पर बहुत सारी यूआरएल्स होती है, जैसे कि स्लैश इनबॉक्स, स्लैश प्रोफाइल, स्लैश सेव्ड और बहुत सारी यूआरएल्स होती हैं। तो वही सब यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं कि कौन-कौन सी यूआरएल्स मेरे सिस्टम में होंगी और उन यूआरएल पर जाने पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, वो हम अलग फाइल में डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पर हमने समझ लिया है जेंगो की सभी फाइल्स के बारे में। अब इनके अलावा जो भी फाइल्स मैंने एक्सप्लेन नहीं की है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उन्हें आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत भी नहीं है। उन्हें बस आप कुछ स्पेशल केसेस में ही मॉडिफाई करोगे, अदरवाइज़ वो वैसी की वैसी ही रहने वाली है। अब यहाँ पर हम अपने कोड को एक बार रन करके देख लेते हैं कि क्या होता है। लेटेस्ट से हमें जब भी अपने कोड को रन करना होता है जेंगो में, तो यहाँ पर हम रन कैसे करते हैं, हमारी manage.py वाली फाइल से। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले तो इस फाइल को एक्सेस करने के लिए इस डायरेक्टरी में आना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर मैं लिखूंगा cd, उसके बाद में मुझे जो भी अपने फोल्डर का नाम है वो एंटर कर देना है। उसके बाद में इंटर प्रेस करूंगा, देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो पाथ है वो चेंज हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पर लिखना होता है हमें पाइथन, और यहाँ पर मुझे लिखना होता है manage.py। उसके बाद में मुझे लिखना होता है रन सर्वर, कुछ इस टाइप से। अब जैसे ही मैं इस कमांड को लिखने के बाद में इंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर मेरा जो कोड है वो रन हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर हमारा कोड रन हो चुका है और यहाँ पर हमें एक यूआरएल प्रोवाइड हो चुका है। जैसे ही इस यूआरएल पर मैं क्लिक करूंगा तो सेम ये वाला पेज आपके सामने भी ओपन हो जाएगा। और अगर ओपन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने कुछ सेटअप वगैरह में मिस्टेक की है या फिर कुछ न कुछ छेड़छाड़ किया आपने प्रोजेक्ट के साथ। अब देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो मेन पेज है यानी कि होम पेज है, वहां पर ये वाला पेज रेंडर हो रहा है। अब हम यहाँ पर इस पेज पर एक HTML टेक्स्ट को किस टाइप से रेंडर कर सकते हैं वो सीखने वाले हैं। अभी के लिए मैंने अपने टर्मिनल को बंद कर दिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक व्यू बनाऊंगा। व्यू बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक views.py नाम की फाइल बना लेता हूँ। जैसे views.py नाम की फाइल बना ली है। एक बात और, जो आपकी views.py नाम की फाइल है वो कहाँ बनती है, आपके एप्स में बनती है। लेकिन यहाँ पर मैंने अपने मेन प्रोजेक्ट बना लिए क्योंकि हम यहाँ पर जस्ट स्टार्टिंग कर रहे हैं। आप चाहो तो अपनी मेन प्रोजेक्ट में भी फाइल बना सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड तरीका यही है कि आप आपके एप्स में views.py नाम की फाइल बनाओ
लेकिन अभी के लिए हमें इतना ज़्यादा माथाफोड़ी में नहीं पड़ना है, तो अभी के लिए हम यहाँ पर अपने मेन प्रोजेक्ट में ही views.py नाम की फाइल बना रहे हैं। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा लेट से फ्रॉम django.http और उसमें से मैं इंपोर्ट करना चाहूंगा लेट से http रिस्पॉन्स को। इससे क्या होगा कि मैं अपने HTML टेक्स्ट को यहाँ पर रेंडर करवा पाऊंगा। अब यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लूंगा लेट से डेफ होम और यहाँ पर मुझे एक आर्ग्यूमेंट देना होगा जो कि होगा हमारा रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर मैंने एक आर्ग्यूमेंट दे दिया है जो कि है रिक्वेस्ट। उसके बाद में यहाँ पर मैं रिटर्न कर दूंगा लेट से http रिस्पॉन्स और यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेट से हेलो वर्ल्ड। अब ये हमारा जो फंक्शन है वो बनकर तैयार हो चुका है। हमें जस्ट urls.py वाली फाइल से इसे एक्सेस करवाना है। मैं नीचे आ जाऊंगा और मैं यहाँ पर लिखूंगा लेट से पाथ और यहाँ पर मेरा जो होम पेज है उस पर मैं इसे रेंडर करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं जस्ट खाली से छोड़ दूंगा और यहाँ पर मैं कोमा लगाने के बाद में अपनी जो व्यूज फाइल है उसमें से होम फंक्शन को कॉल करवाऊंगा। तो मुझे अपनी व्यूज फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट भी करना पड़ेगा जो कि आपको पहले से पता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेट से फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट व्यूज। देख सकते हो यहाँ पर व्यूज फाइल आ चुकी है। अब यहाँ पर मैं अपने व्यूज में से जो हमारा होम फंक्शन है उसे कॉल करवा दूंगा। लेट से यहाँ पर मैं लिखूंगा व्यूज डॉट होम। अब यहाँ पर हमारा कोड बनकर तैयार हो चुका है। अब जैसे अपने कोड को रन करूंगा लेट से पाइथन manage.py रन सर्वर, अपने कोड को रन किया। अब जैसे इस पेज को रिफ्रेश करूंगा देख सकते हो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ चुका है, मतलब कि हमारा जो HTML टेक्स्ट है यहाँ पर रेंडर हो चुका है। अब यहाँ पर अगर आप चाहो तो और भी बहुत सारे यहाँ पर आप URLs बना सकते हो। लेटेस्ट यहाँ पर एक अबाउट नाम का URL बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा अबाउट और उसके बाद मुझे लगाना पड़ेगा एक स्लैश। अब यहाँ पर मुझे बीच में कोमा भी लगाना पड़ेगा, मैंने कोमा लगा दिया है। अब यहाँ पर मैं एक अबाउट नाम का जो फंक्शन है उसे कॉल करवाना चाहता हूँ। अभी के लिए देख सकते हो यहाँ पर अबाउट नाम का कोई फंक्शन नहीं है, इसे यहाँ पर मुझे बता दिया है कि अबाउट नाम का कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। जिसे मैं बना लूंगा तो यहाँ पर ये एरर चला जाएगा। तो लेटेस्ट से मैं इसी कोड की एक कॉपी बना लूंगा यहाँ पर और इसमें मैं इसका जो फंक्शन का नाम है वो चेंज कर दूंगा लेटेस्ट से अबाउट और यहाँ पर मैं हेलो वर्ल्ड की जगह पर लिख दूंगा लेटेस्ट से दिस इज अबाउट पेज, कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर जिसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो अभी कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जैसे यहाँ पर मैं URL में थोड़ा मॉडिफिकेशन करूंगा और स्लैश अबाउट पर जाऊंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर दिस इज अबाउट पेज देखने को हमें मिल चुका है। इसी टाइप से आप यहाँ पर अलग अलग URLs और उनके पेजेस को यहाँ पर बनाने के बाद में रेंडर करवा सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही था। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, अभी के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर एक्सप्लोर करना पड़ेगा, तो इसलिए अभी के लिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे हम किस टाइप से अपने पूरे के पूरे टेम्पलेट्स को रेंडर कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।